अस्सलाम वालेकुम। तो हमने एक स्टोरी लगाई थी रिगार्डिंग प्राइवेट एमबीबीएस एडमिशन के हवाले से। जो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, हमने कोशिश किया कि इस वीडियो में उन सब का आंसर किया जाए। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप होती है कि नहीं होती प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, कौन सा कॉलेज बेस्ट है आपके एरिया में, और कंपैरिजन करेंगे एमबीबीएस का बाकी फील्ड के साथ, बीडीएस का, और एमबीबीएस का फ़ॉरेन एमबीबीएस के साथ कंपैरिजन करेंगे, एमबीबीएस का प्राइवेट और गवर्नमेंट का कंपैरिजन करेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या फ़र्क है, और आपको क्या रिपीट करना चाहिए, और उसकी डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास एमबीबीएस के बाद होंगी उनकी डिस्कस करेंगे, और उनकी क्या पे होगी वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन जो गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर्स के बीच में थोड़ी सी होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है और किधर होती है, और क्या स्पेंडिंग 1 करोड़ या जितना अभी फ़ी स्ट्रक्चर है उतना 75 लाख टू 1 करोड़ इतना वर्थ इट है पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए, और डॉक्टर्स की सैलरी क्या होती है। तो सबसे पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है। पाकिस्तान में प्राइवेट आप मेडिकल कॉलेजेस में दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक नम्स के अंडर जो प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, और एक जो है जो बाकी कॉलेजेस होते हैं, बाकी पूरे जो कंट्री है उसके अंदर। नम्स के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, तो लास्ट ईयर तो ऐसे था कि उनका एक ही जगह पे अप्लाई करना पड़ता है पब्लिक के लिए। जहाँ पे अप्लाई करते हैं तो पब्लिक के साथ जिधर पब्लिक की सीट्स क्लोज होती हैं तो उसके नीचे से ना सीएमएच के सारे जो नम्स से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो उनके मेरिट लिस्ट लगना जो है ना स्टार्ट हो जाती है। तो नम्स का उस तरह होता है, और होपफुली इस बार भी उसी तरह प्रोसेस होगा। आप पब्लिक के लिए अप्लाई करेंगे एएमसी के लिए, और उसके साथ ही वो जो नम्स का मेरिट है ना वो साथ ही जब लिस्टें लगेंगी तो प्राइवेट का भी उन्हीं के साथ आ जाएगा। लास्ट ईयर जो नम्स का क्लोज हुआ था वो 86% या 83% इस पे शायद था, एम बी बी एस और बी डी एस का। प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसका। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि जो बाकी कंट्री में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका एडमिशन आप कैसे करते हैं, उनका जो क्या क्राइटेरिया होता है। तो बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है, आपने जो है ना पीएमसी की वेबसाइट से एक लिस्ट मिलती है जिसके अंदर सारे कॉलेजेस की ग्रेडिंग की होती है। उससे आपने देखना है कि कितने कॉलेजेस हैं पीएमसी के साथ रजिस्टर, और वो कहाँ पे लोकेटेड है। आपको सपोज पहले से पता है कि आपने इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, या इस कॉलेज में जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम है उस कॉलेज की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएंगे। कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर आपको ये 3 डॉट्स वाली वो चीज़ नज़र आती है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरा मेन्यू इस तरह का खुल जाता है। उसमें एडमिशन्स पोर्शन में आप जब जाके एडमिशन पोर्शन में आपने जाना है। ठीक है, एडमिशन पोर्शन में जाना है। अगर एमबीबीएस जब एडमिशन खोलेंगे तो उधर एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन पॉपअप हो जाएंगे। आपने उधर से जाके हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए उसकी वेबसाइट पे जाके अलग से अप्लाई करना होता है। और एक फ़ी चालान जो निकलता है, जिस तरह आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं उसी तरह प्राइवेट के लिए भी आपने अप्लाई करना होता है। फिर एक फ़ी चालान निकलता है जो लास्ट ईयर निकला था हमारा 1500 का, कि कुछ पर यूनिवर्सिटी 1500 का चालान निकलता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीडीएस और एमबीबीएस का अलग अलग होता है। शायद इस दफ़ा ना हो या हो ये पता नहीं है, लेकिन ये चालान निकलता है। फिर आपने क्या अप्लाई करने के बाद अपने फ़ी चालान निकालना है, और फ़ी चालान जो है ना आपने फ़ी पे करके और उसी तरह उसकी पिक्चर लेके और वापस उनकी वेबसाइट पे जो है अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब एडमिशन करीब होने लगते हैं, मेरिट लिस्टें लगने से पहले आपका इंटरव्यू की कॉल आती है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो है इंटरव्यू होता है। कुछ मेडिकल कॉलेज क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज का अपना क्राइटेरिया होता है कि उसने 50% एफ रखी होती है, थोड़ा सा एम डी कैट रखा होता है, या एम डी कैट रख सकता है, 25% बेसिकली इसकी वेटेज होती है। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है आपको, उस पर आपका इंटरव्यू होता है। और प्राइवेट जो बच्चे देना चाह रहे होते हैं वो इस इंटरव्यू से बहुत सारा डरते हैं। तो इस इंटरव्यू के ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो पूरी एक बनाएंगे कि इंटरव्यू कैसे देना है, और इसमें बेसिकली पूछते क्या है। ये इंटरव्यू जो है ना बेसिकली इतना मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसान सा होता है। नॉर्मल सी आपसे चीज़ें पूछते हैं। इसका मकसद यही होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना सब कुछ वो करके ना रिस्क पे लगा के, और इतनी हाइप क्योंकि एमबीबीएस की क्रिएट हुई होती है और उनके पास होते ही इतने पैसे हैं, या कोई मांग के रिश्तेदारों से, और वो एमबीबीएस के लिए आ जाते हैं। तो उन बंदों को जो है ना इधर से रोकना, इस वजह से ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। बाकी जो डोनेशंस वगैरह वाला सिस्टम है ना वो नहीं होता कि आप डोनेशंस दे दें। पहले ऐसे चलता था कि आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स दे दे और किसी और को कम दे दे। अगर आपकी एफएससी और मैट्रिक और एमडी कैट की वेटेज किसी बंदे से जो ज़्यादा बन रही है, जो कि एक कॉलेज में आप गए हैं और उधर आपने जो टेस्ट दिया है और एक बच्चे ने डोनेशन दिया है, उसको इंटरव्यू में 20 मार्क्स दे दिए हैं और आपको जो है 5 मार्क्स दिए हैं। आपकी उस बच्चे से एफएससी में मार्क्स ज़्यादा थे, आपके मैट्रिक में ज़्यादा थे और एमडी कैट में ज़्यादा थे। आप पीएमसी के पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, और वो 25 आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो है ना आपको कम दिए गए हैं, और आपकी जगह किसी और बच्चे को एडमिशन दिया गया। तो पीएमसी फ़ौरन एक्शन लेती है और उस बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और पिछले साल तो ऐसे भी हुआ है, वो मोहम्मद कॉलेज कोई था पेशावर में, उसका तो लाइसेंस ही कैंसिल हो गया था। अभी दोबारा उसका रीन्यू हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आपका सारा मेरिट लगता है, फिर मेरिट लिस्टें लगती हैं। ठीक है, पहली मेरिट लिस्ट लगती है, उसमें आप देखते हैं आपका नाम आ
आया तो फिर आप चले जाते हैं, अगर आपका नाम नहीं आया तो फिर आप वेट करते हैं। जो बच्चों का पहले नाम आया होता है वो दूसरे कॉलेजेस में अगर शिफ्ट होते हैं तो फिर मेरिट में जितनी जगह बचती है ना उस हिसाब से, और न्यू मेरिट लिस्ट लगती है हर 3 या 4 दिन के बाद। न्यू मेरिट लिस्ट लगती है और जब आपका नाम एक मेरिट लिस्ट में आ जाता है तब आप कॉलेज जाते हैं उधर। और कॉलेज में ना एडमिशन, आपका एडमिशन लेटर होता है वो आप कॉलेज से पिक करते हैं और कॉलेज में जो है अपनी फ़ीस सबमिट करा देते हैं। पे ऑर्डर की फॉर्म में सबमिट बेसिकली होती है, पे ऑर्डर की फॉर्म में। तो वो आप जाके फ़ीस जमा करा देते हैं। अब फ़ीस की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो फ़ीस के दो वो होते हैं, एक होती है एडमिशन फ़ीस जो कि ज़्यादातर कॉलेजेस में 25,000 होती है और कुछ कॉलेजेस में 50,000 भी है। ठीक है। अब आपने फ़ीस जमा करा दी, आप एडमिट हो गए हैं उस कॉलेज में अंदर, आप इनरोल्ड हो गए हैं, आपने आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना ओरिजिनल वो कॉलेज जो है ले लेगा। ठीक है। इसके बाद अगर आपका किसी और लिस्ट में अगर नाम आ जाता है, किसी और कॉलेज की लिस्ट में, किसी अच्छे कॉलेज की लिस्ट में, और आप उधर जाना चाहते हैं, तो सिंपली ये होता है कि आपकी फ़ीस जो है ना उस कॉलेज में माइग्रेट कर जाती है। आप कॉलेज जाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरी इस कॉलेज में माइग्रेट करना है, तो फ़ीस उधर माइग्रेट कर जाती है और आपकी जो एडमिशन फ़ीस होती है ना सिर्फ वो कट हो जाती है। तो मतलब एडमिशन फ़ीस 25,000 या 50,000 जो भी होती है वो कॉलेज वाले लेते हैं, वो आपको वापस नहीं करते। बाकी आपकी सारी फ़ीस जो है ना वो आपको रिटर्न भी हो सकती है और आप अपने कॉलेज को भी जो नेक्स्ट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब नीचे जो क्वेश्चंस पूछे थे उनका जवाब दे देते हैं कि डोनेशंस से एडमिशन हो सकता है, तो पहले होता था, अब जो है नहीं होता, क्योंकि अब मेरिट सारा पीएमसी चेक करती है, आपका पूरा रिकॉर्ड पीएमसी के पास जाता है और उनकी साइट के ऊपर आपका एक रिकॉर्ड पड़ा होता है, जिधर आप अपना आईडी कार्ड नंबर पुट अप करते हैं तो आपका सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि आप कौन से कॉलेज में हैं, कितना मेरिट है आपका और कितने आपके मार्क्स आए थे। तो उसमें आजकल जो है ना बड़ा मुश्किल है कि डोनेशन से कुछ हो, और इस तरह पॉसिबल नहीं है। अब एडमिशन पॉसिबल ऑफ लेस दैन 55%, अगर किसी के 55% से कम है या फिर 45 से कम है तो क्या उसका एडमिशन हो सकता है एमबीबीएस या बीडीएस में। तो अगर आपका पासिंग मार्क्स नहीं है या एफएससी उसमें एमडी कैट में या तो बीडीएस में, तो आपका एडमिशन कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये पॉलिसी बन चुकी है। पीएमसी आपको रजिस्टर ही नहीं करेगी, रजिस्टर तो आपको पीएमसी ने करना है, क्योंकि आपके मार्क्स कम है तो आपके मार्क्स तो कोई पूरे नहीं कर सकता ना। बहरहाल जो बाहर मेडिकल कॉलेजेस में लोग जाते हैं ना उनके लिए मैटर नहीं करता उनके कितने भी मार्क्स हों इसमें, क्योंकि उन्होंने वापस आके और एनएलई टेस्ट देना पड़ता है, अगर वो पास करेंगे तो तभी वो रजिस्टर होते हैं। और फीस ट्रांसफ़र वो बता दिया है पहले ही। इंटरव्यू के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतने मुश्किल नहीं होते। बेसिक आपका पर्सनल बायोडाटा पूछते हैं और आप क्यों आना चाहते हैं, और ये सिर्फ शिफा का एक इंटरव्यू है, वो ज़रा सा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है और उसकी बेसिस के ऊपर उसको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है। तो वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने जो इंटरव्यू देना है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस का सेपरेट टेस्ट होता है, तो हर प्राइवेट कॉलेज की अपनी क्राइटेरिया होता है। ठीक है। कोई इंटरव्यू लेता है, कोई अपना टेस्ट लेता है, जैसे शिफा अपना टेस्ट लेता है, रिफा जिस तरह है वो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है, फिजियोलॉजिकल टेस्ट लेता है। इसी तरह बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कोई छोटा मोटा टेस्ट लेते हैं, कोई इंटरव्यू कर लेते हैं, कोई क्या करते हैं और अपनी थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं। कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि ना इंटरव्यू लेते हैं और ना टेस्ट लेते हैं, जैसे IMDC है, उसमें लास्ट ईयर जो है 50% FSE थी और 50% जो है MD कैट था। तो इस तरह के कोई, और डोमिसाइल का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि डोमिसाइल मैटर करता है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो डोमिसाइल मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ कॉलेजेस मांग लेते हैं कि आप डोमिसाइल जमा करा दें। ठीक है। तो आप बनवा लें, लेकिन मैटर नहीं करता। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जगह पे। आपका मैटर नहीं करता कि आपका डोमिसाइल कहाँ पे है, किसी भी प्रोविंस में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, और आपने 1000 कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो 1000 में कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या एमबीबीएस में जो है कोई स्कॉलरशिप मिलती हो, तो लास्ट ईयर जो है पीएमसी ने एक स्कॉलरशिप दी थी, जिसके अंदर से मेरे ख्याल में कोई 3 या 4 हज़ार या 5 हज़ार या 8 हज़ार कोई इसी तरह बच्चों को दिया था। इस साल उसका भी ऐलान फ़िलहाल तक तो नहीं हुआ। और बाकी प्राइवेट एमबीबीएस के लिए कोई स्कॉलरशिप भी नहीं होती। सिर्फ अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर आप टॉप करते हैं, तो मेरे ख्याल में 25,000 रुपीज़ या कुछ इस तरह की अमाउंट जो है आपको दी जाती है सेकेंड ईयर में, एक ही दफ़ा। अगर आप टॉप करते हैं अपनी क्लास में, तो क्लास जो जो भी बैच होता है आपका। एग्रीगेट कितना होना चाहिए एमबीबीएस प्राइवेट के लिए, तो प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेना है तो आपका कम से कम जो है ना, अगर आपने किसी मतलब नॉर्मल कॉलेज में 75% आपका एग्रीगेट 75% तक हो, 70 से ऊपर हो, तो किसी नॉर्मल कॉलेज में आपका जो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपका 80-85% से ऊपर एग्रीगेट होगा, तो आपका अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, जैसे रिफ़ा हो गया, शिफा हो गया, या लाहौर के अंदर जो अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज और बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो ए ग्रेड्स और अच्छे कॉलेजेस हैं, तो उनके अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए ना तो फिर मेरिट आपका हाई होगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे उधर अप्लाई करते हैं तो मेरिट उधर हाई हो जाता है। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो लोएस्ट जो पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल फ़ीस है ना, लोएस्ट फ़ीस जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 75 लाख से शुरू होती हैं। 70 लाख से शुरू होती हैं। 5 ईयर्स की ये फ़ीस मैं बता रहा हूँ, और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है ये। ट्यूशन फ़ीस है, इसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं है, वो अलग होगी। आपके जो है हॉस्टल में अगर आपने रहना है, आपके अकोमोडेशन, वो सारी फ़ीस अलग होंगी। और हाई जो फ़ीस है वो 1 करोड़ 25 लाख है।
लाहौर के कुछ कॉलेजेस हैं उनकी है 5 ईयर्स की। इसके अंदर से आगा खान को निकाल दिया क्योंकि आगा खान की जो है ना बहुत ही हाई फीस है उसकी, 2 करोड़ समथिंग बनती है 5 ईयर्स की। और अब क्वेश्चंस नीचे, कॉलेज फ़ी कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो आपको जिस तरह पहले बताया था कि आपको जिस कॉलेज की आपने फ़ीस चेक करनी है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाके आप जो है वो 3 टैब्स टैप करेंगे और एडमिशन के नीचे ही फ़ी स्ट्रक्चर लिखा होगा और क्राइटेरिया भी उधर ही लिखा होता है कि क्या क्राइटेरिया है उनका। तो उधर से आप अपना एडमिशन कैसे करना है, आपका एडमिशन का उनका क्राइटेरिया क्या है, वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे और उनका फ़ी स्ट्रक्चर प्रॉपरली उधर मैंशनड होता है और ईयरली वाइज, ठीक है। हाउ कैन वी पे ऑन इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली फ़ीस, तो मेडिकल कॉलेजेस में पहले तो ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ऐसा होता है कि आप क्वार्टरली भी फ़ीस पे कर सकते हैं। लाइक क्वार्टरली आपकी फ़ीस बनती है, 4 मंथ्स की फ़ीस आप इकट्ठी पे करते हैं तो साल में जो है 3 दफ़ा आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। जो क्वार्टरली फ़ीस ऑन एवरेज बन रही है वो 3,15,000 से लेके और 3,50,000 तक है फीस। हर 4 मंथ्स के बाद आपको फिर देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इकट्ठी देते हैं तो पीएमसी की तरफ से 2% या 4% का डिस्काउंट भी आपको मिलता है फ़ीस के ऊपर, अगर आप 1 साल की इकट्ठी देते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा कॉलेज जो है वो बेस्ट है। तो इस्लामाबाद और लाहौर के कॉलेजेस मैं कुछ बताऊंगा, बाकी प्रोविंसेस के लिए आपको खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे उनका इतना आइडिया नहीं है और अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक कॉलेज को बैठ के और स्टडी करूं और कौन सा कॉलेज जो है बहुत ही अच्छा है या बेस्ट है उसके लिहाज से। वैसे प्राइवेट कॉलेजेस सारे ही अच्छे होते हैं, जिनका ग्रेड ए है, A+ है, वो सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर भी जो स्टूडेंट्स और इनके लिहाज से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के या उनकी रेपो क्या है उसके हिसाब से उनको ग्रेडिंग की हुई है। जब हम इधर आए हैं तो हमें पता चला अच्छा ये वाला कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो इस्लामाबाद के अंदर डिस्कस करते हैं तो सबसे बेस्ट है शिफा। ये शिफा बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके हॉस्पिटल की वजह से। इस्लामाबाद में इसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक मेडिकल कॉलेज का जो है ना हॉस्पिटल बहुत मैटर करता है। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट फ्लो कितना है, क्योंकि एट द एंड आपने जो है ना पेशेंट जितने ज़्यादा देखेंगे तो उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। और शिफा का जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा रनिंग होने की वजह से और इस्लामाबाद एक सेंटर में होने की वजह से और वो बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत बड़ा है, तो उस वजह से शिफा जो है ना सबसे बेस्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फिर उसके बाद है रिफ़ा। रिफ़ा के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। HPS उसके बाद आता है, IMDC आता है, रावल, वातिम और इसरा। ये इस्लामाबाद या रावलपिंडी के जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, सारे ग्रेड वाइज हमने बता दिए, इतने ही कॉलेजेस हैं। इसके अंदर नम्स के कॉलेजेस इंक्लूड नहीं है। नम्स के सारे कॉलेजेस जो है ना, अगर आप नम्स के किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में आप होता है तो आप इनको स्किप करके उधर जा सकते हैं, ठीक है। नम्स के कॉलेजेस इनसे ज़्यादा बेहतर हैं। शिफा और रिफ़ा से तो नहीं होंगे लेकिन ये HPS वगैरह और इसरा से ये जो बाकी कॉलेजेस हैं ना CMH के, वो बेटर हैं। अगर शिफा और रिफ़ा नहीं होता आपका तो इनमें इनमें और अगर CMH में चूज़ करना हो या नम्स के कॉलेजेस में, तो आप नम्स के कॉलेजेस को चूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। इसी तरह लाहौर पे आते हैं। अब इनके ग्रेड भी आगे लिखा हुआ है, शिफा का A है, रिफ़ा का A, HPS का A+ है ग्रेड। IMDC का HPS का A+ है लेकिन ये नीचे इस वजह से इसकी बिल्डिंग नहीं है। आपका पंजाब कॉलेज जितनी छोटी सी इसकी बिल्डिंग है, इस वजह से ये डाउन पे है और बाकियों के ग्रेड साथ लिखे हुए हैं। और फिर अब लाहौर की जो कॉलेजेस हैं उनकी बात करते हैं। तो लाहौर में FMH है, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आता है लाहौर मेडिकल कॉलेज, शालीमार है, शरीफ मेडिकल कॉलेज है, वसीना, राशिद, सेंट्रल पार्क, और ये सारे तो मतलब कुछ हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं लाहौर के अंदर। और CMH लाहौर तो सबसे अच्छा कॉलेज है, वो टॉप पे आता है अगर CMH की बात करें। तो इन कॉलेजेस में अगर आपका लाहौर में नम्स में कहीं पे भी हो रहा है तो इन कॉलेजेस को छोड़ के आप लाहौर नम्स के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। वो इनसे ज़्यादा मतलब थोड़े बेटर हैं क्योंकि वो आर्मी के अंडर आते हैं, उनकी बिल्डिंग्स वगैरह बहुत बड़ी होती हैं, तो बिल्डिंग्स की वजह से भी वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सही होता है। बाकी इन सब कॉलेजेस का भी बहुत अच्छा, लेकिन आप उनको चूज़ करेंगे। अब ये ग्रेडिंग वगैरह ये है किधर, ये PMC जो है ना ग्रेड करती है कॉलेजेस को कि ये कौन से ग्रेड पे आता है, A है, B है, C है या FF फेल है, ठीक है। तो ये कॉलेजेस की ग्रेडिंग शीट आपको PMC की वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप कॉलेज ग्रेडिंग शीट लिखेंगे तो मेडिकल कॉलेज ग्रेडिंग शीट, तो PMC की वेबसाइट पे एक शीट आ जाएगी, उसमें सारे डेंटल पाकिस्तान के और सारे बाहर के भी मुल्क के भी और सारे उनकी ग्रेडिंग लिखी हुई है। तो आप वो ग्रेडिंग भी देख सकते हैं, उसके लिहाज से कोई आपने चूज़ करना है तो वो कर लें। तो A ग्रेड वाले की फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ये भी आपने देख लेना है। बाकी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने MBBS करना है तो आप किसी भी कॉलेज से कर लें, 3rd क्लास भी हो, आपका MBBS ठीक हो गया तो डिग्री की सेम ही है सबकी, ठीक है। अब करते हैं कंपैरिजन MBBS वर्सेस अदर फील्ड्स। MBBS तो ठीक है, अच्छी फील्ड हो गई। उसके बाद हमें पता है MBBS के बाद BDS है, लेकिन BDS के बाद क्या है, तो पहली नंबर पे MBBS आता है, उसके बाद BDS आता है और उसके बाद जो फील्ड आती है वो DPT है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इसको बहुत लाइटली लोग लेते हैं लेकिन ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसके ऊपर हम सेपरेटली भी वीडियो बनाएंगे। फिर साइकेट्री है, फार्मा-D है, ऑप्टोमेट्री है। ऑप्टोमेट्री वो वाली फील्ड है जिधर आप आँखों का चेकअप करते हैं और ग्लासेस वगैरह कोई रिकमेंड करते हैं। ऑपरेशंस वगैरह आप नहीं कर सकते लेकिन बाकी आई चेकअप वाला डॉक्टर जो है ना वो होता है। न्यूट्रिशनिस्ट की काफ़ी वैल्यू है। DVM की हम बात करेंगे, इसको तो लोग इधर डंगर डॉक्टर और ये चीज़ें कहते हैं लेकिन इसकी जो है ना बहुत अपॉर्चुनिटी एक है, मैं आपको ये बताता हूँ शॉर्टली।
तो हम पहले बात कर लेते हैं डीपीटी, साइकेट्री और ये न्यूट्रिशनिस्ट। ये 3 फ़ील्ड्स जो है ना, ये गर्ल्स के लिए मोस्ट रिकमेंडेड हैं। अब ये क्यों डीपीटी क्यों? डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ फिज़ियोथेरेपी गर्ल्स के लिए इस वजह से रिकमेंडेड है। देखें, डॉक्टर्स और फिज़ियोथेरेपिस्ट हमेशा हमें हॉस्पिटल्स में चाहिए होते हैं। क्यों? जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़, ठीक है? और आफ्टर बर्थ उनकी जो उनको पूरी वो करानी पड़ती है, फिज़ियोथेरेपी अपनी करानी पड़ती है। किसी की हड्डियाँ टूटी हैं, उसके बाद उसने फिज़ियोथेरेपी करानी है, ठीक है? उसकी कोई किसी की स्पाइन में मसला है, उसने फिज़ियोथेरेपी करानी है। अब गर्ल्स हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी जैसे गायनी वाली हैं, अब लोग तो गायनी में जा नहीं सकते क्योंकि आगे लेडीज़ होती हैं, तो उन लेडीज़ को अब लेडीज़ चाहिए होती हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट, जो कि हमारे पास नहीं है। और फिज़ियोथेरेपिस्ट डीपीटी की बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत डिमांड है, और इनकी वैल्यू कंसिडर की जाती है एमबीबीएस डॉक्टर के साथ ही। और डीपीटी ऐसी फील्ड है, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी डीपीटी कुछ करते हैं, ठीक है? ये हो गया। साइकेट्री भी बहुत अच्छी फील्ड है। फार्मा डी जो है ना, बॉयज़ के लिए रिकमेंडेड है कि फार्मा डी में गर्ल्स ना जाएँ। फार्मा डी में अगर जाना है तो बॉयज़ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे गर्ल्स भी जा सकती हैं, कोई वो नहीं है। ऑप्टोमेट्री में दोनों सेम ही है, और न्यूट्रिशनिस्ट में भी बॉयज़ भी जा सकते हैं और गर्ल्स भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्ल्स रिकमेंडेड है, ठीक है? अब बात करते हैं कि डीवीएम की। डीवीएम मैंने क्यों इसके साथ 3 स्टार्स लगाए हैं और इसको कोई वैल्यू नहीं देता, इसकी क्यों वैल्यू है? अगर आप इधर पाकिस्तान से डीवीएम करते हैं ना, डीवीएम में फ़िलहाल इतने कोई लोग जा रहे नहीं हैं। उसका मेरिट भी कम होता है। गवर्नमेंट में आप आसानी से डीवीएम कर सकते हैं, और आपको पता है, आप फेसबुक देखते होंगे कि बाहर के मुल्कों में लोगों के पास कितने ज़्यादा पेट्स हैं, और इसके आसान से टेस्ट दे के आप ये बाहर मुल्क किसी में जा सकते हैं, और उसका डीवीएम का इतना ज़्यादा स्कोप है बाहर मुल्क में, आपकी सोच है, ठीक है? तो इस वजह से ये डीवीएम, ये कुछ फील्ड हैं, इसके अलावा हज़ारों और फील्ड्स हैं, लेकिन मेरे नज़र में जिनका मुझे पता था, तो मैंने वो फील्ड्स जो कि अच्छी थी वो मैंने लिस्ट अप कर दी हैं, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के एमबीबीएस का कंपैरिजन हम करेंगे फ़ॉरेन एमबीबीएस के साथ। तो सबसे पहले टाइम देख लेते हैं। पाकिस्तान में आपको 5 ईयर्स लगते हैं, और बाहर के मुल्क में आपको 6 ईयर्स लगते हैं एमबीबीएस या कुछ भी करने के लिए। जब आप पाकिस्तान में हैं तो अभी एनएलई आपको टेस्ट देना पड़ेगा 1, ठीक है? और बाहर से आप आएँगे तो आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, एनएलई 1 और एनएलई 2। एनएलई 1 तो एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, एनएलई 2 जो है ना, आपका ऑस्पी बेस होता है, जिसके अंदर आपके स्टेशंस लगे होते हैं। आप मेडिकल कॉलेज में आएँगे तो ऑस्पी का आपको पता चलेगा, उसके अंदर स्टेशंस लगे होते हैं, और उसके पूरा सिनेरियो होता है, और आपको एक्ट करना पड़ता है और प्रॉपर लिखना पड़ता है एक, तो ये काफ़ी मुश्किल सा टेस्ट होता है, वो देना पड़ता है, ठीक है? तो आपको एनएलई 1 देना पड़ेगा सिर्फ़ पाकिस्तान में, शायद ये भी एनएलई ख़त्म हो जाए। दूसरा, हाउस जॉब जो है ना, आपको आपका कॉलेज होता है, एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ हमेशा एक वो लिंक्ड होता है हॉस्पिटल, और कॉलेज का मस्ट है अपने स्टूडेंट्स जो उसने ग्रेजुएट है ना, उनको हाउस जॉब देना। तो आपको अगर और कहीं नहीं मिलती तो आप अपने कॉलेजेस में हाउस जॉब कर सकते हैं, तो वो आपको हाउस जॉब देते हैं। जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, उनका कॉलेज ही इधर नहीं होता, उनका हॉस्पिटल ही नहीं होता, तो हाउस जॉब में थोड़ा-सा इशू होता है हासिल करने के लिए, अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो। क्योंकि हाउस जॉब जैसे ही है, जैसे आपका एमडी कैट का मेरिट बना है और आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिला है, तो उसी तरह आपका एमबीबीएस में जितना स्कोर होता है ना, उसके हिसाब से आपको हाउस जॉब मिलती है। अगर आप मेरिट पे उधर आते हैं तो फिर आपको पेड हाउस जॉब मिलती है। अनपेड तो अब बंद हो गई है, कि अब रिस्ट्रिक्शंस है कि अनपेड हाउस जॉब नहीं होगी, लेकिन फिर आपको आपके जिधर आपको हाउस जॉब चाहिए होती है उधर नहीं मिलती अगर आपका मेरिट कम हो। फॉरेन ग्रेजुएट्स की वो करते हैं। अब दूसरा, इनके स्टडी पैटर्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट एमबीबीएस हो रहा है, उसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। पढ़ाई जो है बहुत अच्छी है, एमसीक्यूज़ होते हैं, वाइवाज़ होते हैं, थ्योरी होती है, ऑस्की होती है, ऑस्पी होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बाहर चाइना वगैरह ये इधर से आप करके आते हैं ना, उधर एजुकेशन तो मॉडर्न है, लेकिन वो सिर्फ वाइवाज़ लेते हैं बस, और कुछ नहीं लेते, और उसके अंदर कोर्स भी रिड्यूस्ड होता है थोड़ा-सा, पूरा कोर्स नहीं होता, क्योंकि उधर का कोर्स उधर एमडी होता है। वो बैचलर्स ऑफ मेडिसिन, बैचलर्स ऑफ सर्जरी नहीं होता, ठीक है? तो वो एनएलई जो है ना, इस वजह से उन स्टूडेंट्स का फेल हो जाता है, उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, वाइवा जो है ना वो ऐसे ही पास करके और भेज देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा उनका लोड होता है। तो इधर पाकिस्तान में आप ऐसे पास नहीं हो सकते, आपको पढ़ना पड़ता है, तो फिर आप जो है ना, जिधर से भी बने आप अच्छे डॉक्टर बनते हैं। अब स्ट्रेस क्या है कि पाकिस्तान में आप इधर रह सकते हैं, आपको पता है, आप शुरू से इधर रह रहे हैं, ठीक है? पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप वो कर रहे हैं तो, फूड वगैरह की या रहने-सहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाहर जाके आपको रहने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? उधर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, कोई लोग घर से बाहर नहीं रह सकते, और अकेले किसी और मुल्क में आपने रहना तो काफ़ी मुश्किल होता है। अब पार्ट टाइम जॉब की बात करें तो पाकिस्तान में आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, इधर है ही नहीं कोई, आप अपने से कोई क्रिएट कर लें तो वो अलग बात है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब बाहर मुल्क में, पार्ट टाइम आप जॉब भी करते हैं, उधर आप पार्ट टाइम एमबीबीएस के साथ जॉब करेंगे तो आपकी पढ़ाई तो फिर ऐसे ही चली जाएगी। और दूसरा, उधर बाहर जो जाके सारी चीज़ें जो फॉरेन ग्रेजुएट शुरू कर देते हैं ना, जो वो ये काम है कि बाहर की मुल्क वाली यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो पाकिस्तान से आप स्टूडेंट्स उनको भेजेंगे ना अपने रेफरेंस से, तो वो आपको पर स्टूडेंट कमीशन देते हैं, जो कि सारे स्टूडेंट्स जो बाहर जाते हैं एमबीबीएस वगैरह करने, वो इसी चक्कर में रह जाते हैं। और आप इंस्टाग्राम से सारे वो देख ही रहे होंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड और एमबीबीएस ये और वो सारा ये कमीशन का चक्कर है, ठीक है? तो उससे भी आप जो है पैसे बना सकते हैं। अब कंपैरिज़न करना है एमबीबीएस प्राइवेट का और गवर्नमेंट का।
अब इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। जो अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, उनमें मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है? कब्स की आई हुई हैं, जिस मॉडर्न टेक्निक ऑफ स्टडीइंग जो है ना, वो इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम होता है या मॉड्यूलर सिस्टम होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू होता है यूएसएमएलई और प्लैब। यूएसएमएलई और प्लैब जो है ना, वो बाहर मुल्क जाने के लिए डॉक्टर्स टेस्ट देते हैं, ये पास होता है तो फिर वो बाहर मुल्क जाके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में वो मॉडर्न टेक्निक से पढ़ाते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू यूएसएमएलई और प्लैब होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ईजी होता है प्राइवेट वालों को बाहर मुल्क जाना। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ के और शिफा के अंदर प्राइवेट मेडिकल करते हैं, क्योंकि शिफा के जो डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाते हैं वो भी बाहर से यूएसएमएलई और प्लैब वो करके आए हुए हैं, ठीक है? और उसकी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में वही ट्रेडिशनल सिस्टम थ्योरी बेस्ड और रट्टा बेस्ड आपने पढ़ना है, सारा याद करना है और उसको लिखना है। तो वो चीज़ें होती हैं जो कि अब ख़त्म हो रही हैं, हमने देख रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं कि 1-2 सालों में इधर भी इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। कुछ कॉलेजेस हैं जो थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी नहीं है, तो ये एक थोड़ा-सा फ़र्क है। दूसरा, हाउस जॉब पहले अनपेड होती थी प्राइवेट की, लेकिन अब क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस पीएमसी ने लगा दी हैं, तो अब फिर 45,000 या 30,000 इतना मिलता है इन हाउस हाउस जॉब को प्राइवेट कॉलेजेस वालों को भी, और गवर्नमेंट वालों को 45 टू 50,000 मिलता है। उनका तो फिक्स जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही होता है, ठीक है? और बाकी उसके बाद हाउस जॉब के बाद एमओ जो मेडिकल ऑफिसर है वो जॉब मिल जाती है प्राइवेट वालों को भी। अगर आपके मार्क्स और स्किल्स वगैरह अच्छी हैं तो प्राइवेट या गवर्नमेंट आपको एमओ एज अ एमओ जॉब मिल जाती है। एमओ होता है मेडिकल ऑफिसर, जिसने हाउस जॉब कंप्लीट की होती है, वो बेसिकली जाके ओपीडी हैंडल करता है। किसी भी प्राइवेट वो हॉस्पिटल में भी कर सकता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कर सकता है। और वो जो आप लाइनें देखते हैं फेसबुक पे के ऊपर, वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होती हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे आपने क्यों भागना है, जब आप प्राइवेट भी किसी जॉब कर सकते हैं, आप अपना जो है ना प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट जॉब चलें अच्छी है, लेकिन उसके पीछे भागना ये एक नॉनसेंस सी बात है। और क्योंकि सीट्स ही आपको पता है गवर्नमेंट की जॉब्स की कितनी होंगी, उसके ऊपर इतने ज़्यादा बच्चे जाके अप्लाई करते हैं। और बाकी जो है ना थोड़ा सा एज ये गवर्नमेंट वालों को मिल जाता है कि आप जो है ना, अगर आपके मार्क्स देखेंगे, आपके मार्क्स और गवर्नमेंट वाले के मार्क्स सेम हो गए हैं और आप एक ही जगह पे अप्लाई किया हुआ है, तो गवर्नमेंट वाले को ज़्यादा प्रेफर कर देंगे क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज में आया। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इसका इतना कोई फ़र्क नहीं है। और आने वाले ईयर्स में कोई जब तक आप ग्रेजुएट होंगे तो शायद इसमें कोई फ़र्क भी ना हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब। और अब तो देखें आप, पहले तो डोनेशन दे के और कौन कौन से बच्चे आ जाते थे और वो पास भी हो जाते थे। अब जो सिस्टम आता जा रहा है, अब लायक बच्चे आ रहे हैं, मेरिट ऊपर जा रहा है इनका भी। तो 5-6 सालों में ये डिस्क्रिमिनेशन भी आई थिंक ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। शुड यू रिपीट, अब रिपीट करना चाहिए कि नहीं, ये बहुत मुश्किल सवाल है। और इसका मैं जो आंसर दूंगा, अगर आप जो है ना, पहली पॉसिबिलिटी, अगर आपके मैट्रिक में 1040 मार्क्स हैं, आपके एफएससी में 1040 से ऊपर हैं, और ड्यू टू सम रीजंस आपके एमडी कैट में जो है ना अच्छे मार्क्स एडमिशन लेने वाले नहीं आ सके, लेकिन आपके 160 या 165 से ऊपर हैं मार्क्स, तो तब भी आप रिपीट करें। अगर इससे कम मार्क्स हैं आपके, आप रिपीट ना करें। ऊपर आपको इतनी फील्ड्स बताई हैं आपको, उनमें से कोई एक अच्छी सी फील्ड चूज़ करें और उसके परस्यू करें, उन सब का स्कोप है, ठीक है? दूसरा जो है ना, एज आपकी बहुत मैटर करती है। अगर आपके 18 से 20 साल उम्र एज है और रिपीट करने के बाद भी, तो आप रिपीट कर लें, कोई इशू नहीं है 1 साल। लेकिन अगर 20 साल है रिपीट करने के, 20 साल से ज़्यादा बन रही है रिपीट अगर आप करते हैं, तो फिर आप रहने दें, फिर आप जो है ना कुछ और परस्यू करें। और जो बहुत ज़्यादा सवाल इसके अलावा पूछे जाते हैं कि मैं एमबीबीएस रिपीट कर लूँ, एमबीबीएस प्राइवेट कर लूँ और साथ रिपीट कर लूँ। देखें, एमबीबीएस एक डबल बैचलर्स है, 2 डिग्रीज आप एक साथ कर रहे हैं। वो एफएससी जितना सिलेबस आपका जो है हर हफ्ते कंप्लीट हो जाता है। एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म गाइटन का। गाइटन के अंदर 84 चैप्टर्स हैं और 19 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। तो आप एमबीबीएस स्टार्ट करके एमबीबीएस में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। आप प्रॉपर टाइम एमडी कैट को कैसे देंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती, ठीक है? तो एमबीबीएस आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप एमडी कैट को भी टाइम देंगे, ना आपका एमबीबीएस होगा और ना आपका एमडी कैट होगा। एमडी कैट को प्रॉपर टाइम चाहिए और एमबीबीएस को भी प्रॉपर टाइम चाहिए, तो ये जो फेल है, ठीक है? मैं कोई और डिग्री स्टार्ट कर लूँ और साथ एमबीबीएस वो एमडी कैट रिपीट कर लूँ, तो कोई भी आप डिग्री स्टार्ट करेंगे, हायर एजुकेशन की डिग्री है, वो प्रॉपर टाइम मांगती है और उसके साथ आप एमडी कैट नहीं कर सकते, और एमडी कैट खुद को भी प्रॉपर टाइम चाहिए। तो अगर आपने रिपीट करने का सोच ही लिया तो कुछ भी ना करें, डायरेक्टली रिपीट करें और पूरा साल अपना बैठें और सही तरह तैयारी करें और फिर वो दें। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन ले सकते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है सेल्फ फाइनेंस पे नहीं देता, आई थिंक पंजाब के अंदर, बाकियों का मुझे नहीं पता। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ गया, अब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? आपने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद आप हाउस जॉब करेंगे जिसकी 45,000 आपको पे मिलती है। हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल ऑफिसर किसी भी हॉस्पिटल में लग सकते हैं, उसकी 50 टू 60,000 पे होती है। या तो आप किसी भी कॉलेज में जाके और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं एज स्टडीज़ में, क्योंकि आप मेडिकल जब कॉलेजेस में जाते हैं तो आपके सारे जो पढ़ाने वाले या टीचर्स होते हैं ना, वो आपके डॉक्टर्स होते हैं। आपको नॉर्मल प्रोफेसर्स नहीं पढ़ा सकते, ठीक है? तो सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो उसकी पीजीशिप होती है, जिसकी स्टार्टिंग में आपको 45,000 पे मिलती है और वो इंक्रीज़ कर जाती है। और 6 ईयर्स के बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो 1.5 लाख से 1.5 लाख से लेके और 5-6 लाख तक ये सैलरी चली जाती है आपकी। डिपेंड करता है फिर आप कौन से इंस्टीट्यूट में हैं।
फिर होता है एफसीपीएस, वो उसमें आप पीजी 1 बनते हैं जिसके अंदर 70 to 80,000 आपकी पे होती है, फिर पीजी 2 होता है तो आपकी ज़्यादा होती जाती है, ज़्यादा हो जा जब आप एफसीपीएस कर लेते हैं तो फिर 1.5 से लेके 3 या 4-5 लाख तक आपकी जो है सैलरी होती है। और इसके बाद आप बेसिक हेल्थ यूनिट जॉइन कर सकते हैं एज अ एमओ। उधर जॉइन करेंगे तो आप पेरीफ्री में जाते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख उधर होती है। या रूरल हेल्थ यूनिट आप जॉइन करेंगे उसमें भी एमओ आप होंगे 1-2 साल के लिए, वो गवर्नमेंट की जॉब होती है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपये आपको उसका मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जब एमबीबीएस कर लिया आपने, हाउस जॉब कर ली, उसके बाद आप प्राइवेट अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। प्राइवेट क्लिनिक में आप जितना भी चार्ज करें वो अनलिमिटेड है, ठीक है। वो आप खोल सकते हैं और आपको खोलना भी चाहिए, इसी वजह से तो इसकी वैल्यू है डिग्री की। अब क्वेश्चन ये है कि इतने ज़्यादा पैसे जो 70 से 80 लाख या 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में खर्च करना, क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है? तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप जो है ना एक लड़की हैं, मिडिल क्लास से हैं मिडिल क्लास से हैं लेकिन अफोर्ड कर सकती हैं मर मर के, तो वर्थ इट है, आप कर लें, ठीक है। बिल्कुल वर्थ इट है आपके लिए। आप अमीर हैं फिर तो बिल्कुल आप जो है ना आपको करना ही ये चाहिए, ठीक है। अब बॉयज़ की बात करें, मिडिल क्लास हो, बिल्कुल इसके करीब भी मत जाना, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, ठीक है। उसकी जगह आप जो है ना कोई बिज़नेस वगैरह कर लो, या वो पैसे बचा के कहीं और इन्वेस्ट कर लो या कुछ और कर लो, ठीक है। इतने पैसे इन्वेस्ट करना है ये तुम निकाल नहीं सकते, 8-10 साल तुम्हें सिर्फ ये पैसे निकालते निकालते लग जाएंगे, उससे अच्छा कुछ और कर लो। और अगर तुम रिच हो, क्योंकि बॉयज़ को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि तुमने एमबीबीएस करना है तो उसके बाद तुमने जब शादी करनी है तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएंगी, तुमने पैसे भी कमाने हैं, ये भी करना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। और इतने ज़्यादा अरसे तक तुम अनएम्प्लॉयड रहोगे, मतलब जब तुम एमबीबीएस कंप्लीट करोगे तुम 24 ईयर्स के या 26 ईयर्स के होगे, और 29 मैक्स मतलब होगी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मत करना ये। और अगर तुम रिच भी हो तो तुम अमीर हो तो फिर भी मत करना, उससे अच्छा है कि बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि पाकिस्तान में इसका रिटर्न नहीं है। अगर तुमने बाहर जाना है, तुम्हें पैशन है, तो वो प्लैब यूएसएमएल उनको हम डिस्कस करेंगे, उधर बाहर तुम जा सकते हो, बाहर अच्छा स्कोप है डॉक्टरी का। आज की वीडियो में यही था और हमने थोड़ा थोड़ा टच किया है सब चीज़ों को, और हर एक पोर्शन के ऊपर हम सेपरेटली वीडियो डिटेल्ड बनाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन हैं ना वो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं।